हाँ जी। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज अगले चैप्टर पे चर्चा करते हैं। यदि अगले पे चर्चा की जाए तो पहला तो पूरा करवा चुका हूं भारतीय संविधान निर्माण, दूसरा पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और यदि तीसरे की बात की जाए तो भारतीय संविधान का भाग 3 आता है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार। तो स्टार्ट क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, यानी भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। यदि बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हमें उन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ लेनी चाहिए कि यानी कौन कौन से अधिकार हैं जिनको मौलिक अधिकार कहा जाए। यदि विशेषता कह दीजिए या मेरे भाई उनके लक्षण कह दीजिए, क्योंकि यदि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में यदि पर्सन बनाया जाए तो यहां डीपली काफी अच्छा पर्सन बन जाता है। यदि अगला पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों के लक्षण हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है। यदि बात की जाए कि मौलिक अधिकार होता क्या, तो पहली उनकी विशेषताओं में मौलिक अधिकार मेरे भाई हमेशा लिखित होते हैं, यानी कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर रहा है तो पहली विशेषता तो होगी उनका संविधान में उल्लेख किया जाए। यदि वही मौलिक अधिकार होगा जो संविधान में उस राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाए, तथा दूसरा जो भी मौलिक अधिकार होगा उस मौलिक अधिकार का न्यायपालिका द्वारा संरक्षण किया जाए। क्या किया जाए, न्यायपालिका द्वारा संरक्षण किया जाए। यदि किसी कैंडिडेट के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह उस न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि उस कैंडिडेट को मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाया जाए। यदि किसी का कैंडिडेट के जैसे समझा जाए संपत्ति का अधिकार था उसको तो हटा दिया गया, लेकिन यदि किसी कैंडिडेट को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल रहा है, यदि वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व बनता है कि उस कैंडिडेट को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया जाए, यानी न्यायपालिका द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है। इसके बाद में देखा जाए कि मौलिक अधिकार होते हैं वो मेरे भाई राज्य के विरुद्ध होते हैं। राज्य के क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, तथा व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, यानी व्यक्ति राज्य से मांग करता है तो बात क्या सामने आती है कि राज्य किसी भी कैंडिडेट को प्रदान करता है तो मेरे भाई राज्य के अधिकारों में तो कमी आती है तथा व्यक्ति को क्या मजबूती मिलती है। इस कारण मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में होते हैं तथा व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद में अगली विशेषता देखी जाए, मौलिक अधिकारों में मेरे भाई संशोधन हो सकता है, यानी मौलिक अधिकार संशोधन योग्य होते हैं, यानी मौलिक अधिकारों में संसद कमी भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है। जैसे यदि उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन किया था मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया और किया क्या, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो इस कारण क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में जो मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होते हैं। जो भी मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या करते हैं, सहायता देते हैं। इसके बाद में यदि अगली विशेषता देखी जाए तो मौलिक अधिकारों की विशेषता पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकार मेरे भाई यदि एक शब्द दिया जाए, लिख रहा हूं, अत्यांतिक नहीं होते। मौलिक अधिकार मेरे भाई अत्यांतिक नहीं होते, यानी जो मौलिक अधिकार है वो मेरे भाई पूर्ण नहीं होते हैं। यानी किसी कैंडिडेट को जो भी मौलिक अधिकार दिया जाएगा उस पर मेरे भाई प्रतिबंध होता है, यानी पूरे रूप से खुले नहीं होते, पूर्ण रूप से नहीं दिए जाते, उनको अलग अलग आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है कि उसे पूरा अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार दिया जाए जैसे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट क में भारत के सभी कैंडिडेटों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है,
लेकिन मेरे भाई इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। गरिमा में रहते हुए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब क्या है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अत्यांतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्या है मेरे भाई, प्रतिबंध युक्त है। इसके बाद में अगली विशेषता देखी जाए तो मेरे भाई मौलिक अधिकार होते हैं वो त्याज्य नहीं होते। मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या नहीं होते, त्याज्य नहीं होते। यानी कोई कैंडिडेट यदि मौलिक अधिकारों का त्याग करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से मौलिक अधिकार त्याग भी नहीं सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार लेने का अधिकार है। यदि कोई कहे मुझे तो अधिकार नहीं चाहिए, क्या आवश्यकता अधिकारों की, मैं नहीं लेना चाहता, वापिस दे रहा हूं, तो मेरे भाई ऐसा कहते हुए मौलिक अधिकारों को वो त्याग भी नहीं सकता। जैसे भारत का कोई कैंडिडेट है तो उसके पास मौलिक अधिकार होंगे। हमने क्या पढ़ा है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी हैं। मौलिक अधिकार हमेशा लिखित होते हैं, न्यायपालिका द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, राज्य के विरुद्ध में होते हैं और मेरे भाई व्यक्ति के पक्ष में होते हैं तथा संशोधन योग्य होते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं यानी पूर्ण नहीं, प्रतिबंध युक्त होते हैं। इसके बाद में मौलिक अधिकार मेरे भाई त्याज्य होते हैं। अगली बात, मौलिक अधिकार है वो मेरे भाई प्रत्येक राष्ट्र में एक समान नहीं होते। यानी सभी राष्ट्रों में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो एक समान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि अलग अलग राष्ट्र की परिस्थितियां और कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो उसके आधार पर एक राष्ट्र क्या करता है, अपने कैंडिडेटों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जैसे अमेरिका में मौलिक अधिकार दे रखे हैं, आवश्यक नहीं है वही मौलिक अधिकार भारत में अपनाए जाए। क्यों, क्योंकि अमेरिका की कंडीशन और भारत की कंडीशन दिन रात का अंतर है। तो हर राष्ट्र में मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका का कोई मौलिक अधिकार वो भारत में भी मौलिक अधिकार का दर्जा मिल सकता है उसको, लेकिन सभी समान नहीं होते। तो एक चीज तो ये याद रखनी है, विशेषताओं में मौलिक अधिकार लिखित होते हैं, न्यायपालिका द्वारा संरक्षण होता है, राज्य के विरुद्ध में होते हैं, व्यक्ति के पक्ष में होते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं यानी पूर्ण नहीं होते, प्रतिबंधित होते हैं। मौलिक अधिकार त्याज्य नहीं होते तथा सभी राष्ट्रों में एक समान मौलिक अधिकार नहीं होते। ये तो हमने क्या मौलिक अधिकारों की विशेषता पढ़ी है। इसके बाद में चर्चा की जाए, विश्व में सबसे पहले यदि मौलिक अधिकारों की अवधारणा को देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को प्रदान किए थे। विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का थोट कहां पर आता है, 1215 में ब्रिटेन में आता है, जहां पर अपने नागरिकों को एक अधिकार पत्र जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है मेरे भाई मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र सबसे पहले 1215 में दिया जाता है। कहां पर ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को, अपने मजदूरों को दिया था क्या, तो उसे कहा जाता है अधिकारों का मैग्ना कार्टा, जब 1215 ईस्वी ब्रिटेन ने जारी किया था। इसके बाद में बात की जाए 1791 में, इसके बाद में बात की जाए कब, 1791 में अमेरिका सरकार ने अपने कैंडिडेटों को मौलिक अधिकार दिए थे। 1791 में जब संविधान लिखा गया था यूएसए का तो उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। उसके बाद में संसद में एक अधिनियम रखा गया और नाम रखा गया बिल्स ऑफ राइट, बिल्स ऑफ राइट। अधिनियम का नाम तो यह रखा गया बिल्स ऑफ राइट्स के माध्यम से 1791 में अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन से लेकर 10 संविधान संशोधन किए गए और सभी संविधान संशोधनों का आधार ही क्या था, मौलिक अधिकार था। कि अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन से लेकर लगातार 10 संविधान संशोधन तक क्या मौलिक अधिकार जोड़े जाते हैं, कहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो मेरे भाई 1215 में तो सबसे पहले ब्रिटेन में उसके नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे जिसको मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तथा 1791 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने
एक अधिनियम रखा उस संसद में, बिल्स ऑफ राइट्स, जिसके तहत 1 से लेकर लगातार 10 संविधान संशोधन किए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और क्या किया, अपने कैंडिडेटों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए। इसके बाद में यदि भारत की चर्चा की जाए, इसके बाद में किसकी यदि भारत की चर्चा कर ली जाए, तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले उठाने वाला कैंडिडेट 1895 में, सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग उठाने वाला कैंडिडेट 1895 में बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अपने स्वराज्य प्रस्ताव में कहा था कि भारतीय नागरिकों को क्या दिए जाएं, मौलिक अधिकार दिए जाएं, और उन्होंने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। दोनों पर्सन याद रखने, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला कैंडिडेट कौन होता है, तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक होता है। कब की जाती है, 1895 में की जाती है, और किस प्रस्ताव में की जाती है, अपने स्वराज्य प्रस्ताव में। तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग 1895 किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और अपने किस प्रस्ताव में, स्वराज्य प्रस्ताव में की थी। इसके बाद में इन्होंने तो क्या की, केवल मौलिक अधिकारों की मांग की थी, लेकिन इसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा जाता है, मांगा जाता कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाए और भारत अपना संविधान बना सकता है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गुस्से में आके ये बोल दिया था क्या, कि हमें ये बता दो आपको चाहिए क्या, कैसा संविधान चाहिए, हम स्वतंत्र कर देंगे कल आपको, लेकिन आप भारत का शासन कैसे चलाओगे, हमें तो इतना बता दीजिए। और इसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में, इसके जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में ब्रिटिश सरकार के सामने किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में मेरे भाई ब्रिटिश सरकार के सामने नेहरू रिपोर्ट रखी थी, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत भी भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहले स्पष्ट रूप में 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो मेरे भाई 3 आंकड़े बताए भारत के संबंध में, तीनों याद रखने हैं। क्या भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक करता है, किसमें करता है मेरे भाई, अपने स्वराज्य के प्रस्ताव में करता है, और स्वराज्य प्रस्ताव रखा जाता 1895 में। दूसरा फैक्ट बोला है, भारत में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट में मिलता है, जो कब अस्तित्व में आई थी, 1928 में आई थी। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारत का संविधान लिखा गया, उस समय मौलिक अधिकारों के लिए विचार विमर्श किया गया कि भारतीय नागरिकों को क्या दिए जाएं, मौलिक अधिकार दिए जाएं, और संविधान सभा में काफी कैंडिडेटों के विचार विमर्श के बाद में यह फैसला किया गया कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के पास होने चाहिए, तथा भारतीय संविधान का भाग 3, संविधान सभा में कहा गया कि भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाए। तो भारतीय संविधान के तो भाग 3 में और उसके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। यानी भारतीय संविधान का तो भाग 3 और उसका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में यदि देखा जाए, जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया वो मेरे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से प्रभावित था। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान सभा ने कहां से ली मेरे भाई, प्रश्न पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तो ली जाती है, तथा भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया जाता है, तथा 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान का भाग 3 आता है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत में अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, यानी मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहने वाला मेरे भाई कैंडिडेट कौन था, तो पूछा जाए तो करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने
क्या बोल रहा हूं, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को तो भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? पूछा जाए तो करना मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लेकिन भारतीय संविधान सभा का एक कैंडिडेट था और उसने कहा भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों को, मौलिक अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया यानी जो आर्टिकल 32 दिया गया, उसको मेरे भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो मेरे भाई दोनों प्रश्न याद करने हैं। क्या पूछा जाए, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद में भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहने वाला कैंडिडेट कौन होता है? तो मेरे भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। जब भारत का संविधान लिखा गया तो भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। दोनों चीजें याद रखनी है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6। एक मौलिक अधिकार होता है मेरे भाई कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार। यानी कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख मेरे भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था। उसको मेरे भाई मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है और मेरे भाई क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाता है। जब संविधान लिखा गया था तो संपत्ति का अधिकार था, वो भारत में क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन काफी परेशानियां आ गई, इस कारण इस मौलिक अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न पूछा गया संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा कब दिया जाता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। कौन सी सरकार थी? प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई सरकार द्वारा कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। दोनों प्रश्न याद रखने हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया जाता? 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब बनाया जाता मेरे भाई? 1978 में तो बनाया जाता, 44वां संविधान संशोधन था। पहले मेरे भाई आर्टिकल 31 में था, वर्तमान में आर्टिकल 300 में है। तथा पहले संविधान के भाग 3 में था और वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 12 में है। दोनों प्रश्न ये भी याद रखने हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा किस आर्टिकल में दिया जाता है? 300 में दिया जाता है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया जाता है? मेरे भाई 12 में दिया जाता है। केवल इस क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ा है? कि मौलिक अधिकार कहा किसे जाता है? तो मेरे भाई पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में वो होता है जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हमेशा लिखित होते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं तथा व्यक्ति के पक्ष में होते हैं। मौलिक अधिकार संशोधन योग्य होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। मौलिक अधिकार अत्यंतिक नहीं यानी पूर्ण नहीं होते तथा मौलिक अधिकार त्याज्य भी नहीं हो सकते और सभी राष्ट्रों में अलग अलग मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये तो विशेषताएं हैं। इनके बाद में हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को पढ़ा कि विश्व में सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे और उसको कहा जाता है अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद में 1791 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित किया, नाम रखा बिल्स ऑफ राइट्स। उसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को संविधान में संशोधन किया 1 से लेकर 10 तक और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। क्योंकि जब संविधान लिखा था अमेरिका ने तो उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन जब आवश्यकता लगी, आवश्यकता महसूस की सरकार ने, तो संविधान संशोधन करना पड़ा
कौन सा, 1 से लेकर 10 तक, उसका संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन किया संसद ने बिल्स ऑफ राइट्स के माध्यम से। इसके बाद में पढ़ा, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक करता है अपने स्वराज्य प्रस्ताव में। कब करता? 1895 में। इसके बाद में हमने चर्चा की, भारत में सबसे पहले लिखित रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में 1958 में 1928 में क्या किया? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। इसके बाद में पढ़ा हमने, भारतीय संविधान सभा ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था, भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़ा और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था और भारतीय संविधान के भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और इसके बाद में हमने एक चर्चा और की है, जब भारत का संविधान लिखा गया तो भारत के संविधान में यदि मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया, यानी भाग 3 से हटाकर तो भाग 12 में और आर्टिकल 31 से हटाकर 300 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा इस क्लास में। अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे एक एक मौलिक अधिकार आर्टिकल वाइज। मेरे भाई जितना भी हो सके इस क्लास को शेयर किया जाए अपने हर दोस्त के पास कि उसको बेनिफिट मिल सके। हकीकत में पॉलिटिकल साइंस होती क्या, उसकी रूपरेखा क्या होती है, उसको समझने के लिए इस क्लास को हर कैंडिडेट शेयर करे अपने दोस्तों के पास। कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या करना है, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, उसकी अवधारणा पढ़ ली है, उसका संवैधानिक उल्लेख पढ़ लिया, इसके बाद में एक एक मौलिक अधिकार अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून।